एक जीन शार्प की एक किताब है और वो कहते हैं 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन, और उसी में एक विषय आता है कि 198 मेथड्स ऑफ रिजीम चेंज। अब रिजीम चेंज जो है वो आजकल आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अमेरिका हरकतें कर रहा है भारत के साथ में, आज से नहीं, बाइडेन इरा से ही कर रहा है और अभी भी ट्रंप ने उसको कंटिन्यू किया है। तो बात यही आती है, लोग कहते हैं कि साहब ये तो रिजीम चेंज करना चाहता है। तो यदि मोदी जी को हटाना है इसको, तो ये जो 198 मेथड्स हैं वो क्या है, भारत में कैसे लागू हो सकते हैं, जो अभी तक कार्य हुए हैं उसमें कैसा क्या किया है, तो ये बात आज हम करेंगे रवि सिंह जी से। जी रवि जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब मैंने ये टॉपिक छेड़ा मतलब अपने सेम एज ग्रुप के साथ, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया वाई, ऐसा कर ही कोई क्यों रहा है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर दूं, तो बेसिकली यूएस को जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो परपेचुअल इंपेरियल इंजन है, जिसको सिर्फ ग्लोबल हेजेमनी से मतलब है, अपने डोमिनेंस को मतलब मेंटेन रखने से मतलब है, उसे कोई मोरालिटी, उसे कोई ह्यूमन राइट्स, उसे कोई डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है। तो हाँ, सरकारों को उस बदलती उसको भी है। वो टूल की तरह यूज करता है, राइट, डाउन राइट, स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी को, या फिर आपके राइट, ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल। इनको सबको टूल की तरह यूज करता है। तो संप्रभुता को नष्ट करने का एक तरीका आज के टाइम में ह्यूमन राइट्स ही है कि किसी एक सोवरेन नेशन के अंदर इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस जब करना चाहेंगे तो आप ह्यूमन राइट्स बोल करके आते हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन के केस में आप देखते हैं तो एक डिक्टेटर को पहले यूएस सपोर्ट करता है, आप ध्यान से कभी देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, वहां पर जो भी उनकी पपेट गवर्नमेंट होती है या जो उनकी बातें सुनता है उनके अनुसार ट्रेड करता है, या जो प्रो सोवियत नहीं है उनके साथ वो आते हैं। तो रिजीम चेंज सीधे सीधे तौर पर यह है कि स्ट्रैटेजिकली जो उनके साथ है उसके लिए वो काम करते हैं, जो उनके साथ नहीं है उसके रिजीम चेंज ऑपरेशन पे वो आगे बढ़ते हैं। अब पुराना तरीका तो था कि मिलिट्री कूप कर दिए, दूसरे तरीके से आप सरकार एक बदलते थे, गिराते थे। लेकिन रिजीम चेंज वहां पे जहां पे ऑलरेडी एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको इलेक्टोरल प्रोसेस से, इलेक्शन से जनता ने चुना है, वहां पर टॉप टू डाउन अप्रोच रिजीम चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें हम करते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या है कि पहले लेजिटिमेसी को खत्म करना, लोगों में अविश्वास पहले पैदा करना। आप हम्म। सीधे तौर पर सरकार को नहीं हटा सकते। तो मैं क्या कर रहा था कि सारे इवेंट्स को पहले मैं देख रहा था, चाहे वो शाहीन बाग है, चाहे हम्म। आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख ले, या बांग्लादेश का जो भी रिजीम चेंज एक्चुअल में रिजीम चेंज हो गया उसे देखते हैं, तो सब में ये जो तरीके अपनाए गए ये सारे 198 मेथड्स में आते हैं, एक भी उसके बाहर नहीं है। मतलब इतना अच्छे से ये डिजाइन किया गया है। और इस इंस्टीट्यूशन का आप नाम देखिए, इन्होंने नाम रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट, हम्म। जो रिसर्च फैसिलिटी है जो सरकारें गिराने का काम करती है। और सरकारें गिराने का काम सीधे तौर पे तो वो कर नहीं सकते, पहले वो क्या करेंगे कि हम डिक्टेटर को हटा रहे हैं। पहले ये साबित करना बहुत आवश्यक है कि सामने वाला डिक्टेटर है। ठीक है। तो यहां पर अगर 198 मेथड्स में कुछ मेथड्स का मैं नाम लूं, तो एक मेथड आता है सिविल डिसोबीडियंस, जो हम तुरंत इस नाम को सुनते ही गांधी जी को, महात्मा गांधी उनको याद करने लगते हैं, दांडी मार्च को याद करने लगते हैं। तो मेरी ये भी क्यूरियोसिटी जगी कि क्या ये 198 मेथड रिसेंट है या गांधी जी के पहले की बात है। क्योंकि अगर रिजीम चेंज की बात हो रही है तो ये कोई नया टूल किट नहीं होगा, ये कई सालों से, कई दशकों से प्रयोग में होता आ रहा होगा। तो ऑलरेडी डेविड थॉरो करके एक थिंकर हुए 1850-60 के करीब, जिन्होंने ये हम्म। थीम दी थी सिविल गा, डिसोबीडियंस, जिस गांधी जी बड़े यस, प्रभावित थे उनसे, हाँ? और उस बुक को हम्म। उनको साउथ अफ्रीका में किसने दिया, वहां पर वो बुक पढ़ते हैं। और दूसरा लियो टोल्स्टॉय का जो मेथड है, जो बेसिकली क्रिश्चियन अहिंसा, जो नॉन वायलेंस की बात करता है कि एक गाल और दूसरे गाल का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय अहिंसा से ना आकर के
क्रिश्चियनिटी से आता है कि देखो अगर तुम प्रतिकार नहीं करोगे तो जीसस की तरह तुम्हारी बेसिकली छवि बन रही है, और एक अगर एक्चुअल क्रिश्चियन है, रियल क्रिश्चियन है, तो तुमको मारना, वो तुमको प्रताड़ित करना बंद कर देगा। तो इससे दो चीजें वो प्रूफ कर रहे थे अंग्रेज कि देखो हम तो असली क्रिश्चियन भी हैं और नॉन वायलेंट मीन्स को भी हम समझते हैं। तो ये प्रीडेट्स गांधी जी। ये जो दो मेथड की मैं बात कर रहा हूँ कि एक लियो टॉल्स्टॉय की आइडियोलॉजी है और एक डेविड थॉरो की आइडियोलॉजी है, और ये मूल में आता है आपके 198 मेथड में कि लेजिटिमेसी किल करो। अब कैसे किल कर सकते हैं? तो सरकार कुछ संस्थानों के माध्यम से चलती है। इसके साथ में उस जॉन रस्किन का भी बड़े वो फॉलोअर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो रशियन मेथोडोलॉजी और यूएस की मेथोडोलॉजी पढ़ ही रहे थे। तो भारतीय मेथोडोलॉजी उस समय उस तरह उतनी प्रचलित नहीं थी। तो जीन शार्प क्या करते हैं, ये प्रॉपर जो एरा है, जो मिलिट्री कूप का, पोस्ट मिलिट्री कूप एरा की बात है, ये पूरा कंपाइल करते हैं कि पूरे दुनिया में जितने भी सरकारें गिरी हैं, बदली हैं, वो किस तरीके से बदली है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। उसमें पहला होता है कि युद्ध जरूर होता है ताकि इकोनॉमी डाउन होती है। तो अब देखिए भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, अब ऑपरेशन सिंदूर इतना जल्दी समाप्त हो जाता है, इसका इकोनॉमिक जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, वो उतना पड़ता नहीं है। तो रिजीम चेंज में सबसे पहला रिक्वायरमेंट यह है कि सरकार कमजोर हो जाए, सरकार की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल में जाए और लोगों में गुस्सा पनपे, तभी आप उस प्लेग्राउंड में इस रिजीम चेंज को खेल सकते हैं। यदि बुरी स्थिति नहीं है देश की, तो यहां पर वो मेथड्स आप नहीं अप्लाई कर पाते। तो बांग्लादेश में बेसिकली उसकी इकोनॉमी डाउनफॉल में थी एक्चुअली, और बेरोजगारी भी थी एक्चुअली, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वो ग्राउंड बनता है आपका रिजीम चेंज का। तो और रिसेंट जो इवेंट आप देखते हैं राहुल गांधी का, कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे बेसिकली आक्षेप लगाना, उस इंस्टीट्यूशन पे आक्षेप लगाना, तो ये भी एक मेथोडोलॉजी होती है इस मेथड में कि जो भी संस्थान है, जिस संस्थानों के माध्यम से देश चल रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो ये इलेक्टोरल प्रोसेस हो, पहले ईवीएम पे हो रही थी, बाद में संस्थान पे ही होने लगी, राइट? ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मोडस ऑपरेंडी जो उसमें पूरे अच्छे से मेंशन है, और मुझे कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डॉक्यूमेंट जैसे ही हाथ लगी, क्योंकि मेरे एक सीनियर है, उन्होंने कहा कि तुम केजरीवाल को ट्रैक करो कि इसका राइज कैसे हुआ था, हु वाज मैन बिहाइंड दैट, तो तुमको कहीं ना कहीं ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जो पूरा इंस्टीट्यूशन का जो मेथड, मोडस ऑपरेंडी, ये दिखाई देगा। क्योंकि 22 से 25 कैमरा अन्ना हजारे के मूवमेंट में ऑलरेडी आ जाते हैं शुरू में ही, मतलब अभी मूवमेंट ने पकड़ा नहीं है थीम, तब भी बहुत सारे कैमरा आ जा रहे हैं। और ये मैग्सेसे अवार्ड कहाँ से मिल रहा है, इसको तुम देखो, क्योंकि ये रॉकफेलर का फंडेड अवार्ड है, जिसको एशिया का नोबेल ये कह रहे हैं। तो लेजिटिमेसी समाप्त करना है गवर्नमेंट की, तो उसकी लेजिटिमेसी समाप्त करने के लिए एक ज्यादा लेजिटिमेट व्यक्ति को भी सामने आना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, अवार्डेड है, जिसकी हर जगह पूछ है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो सकता है मोहम्मद यूनुस की तरह, राइट, बहुत बड़ा थिंकर, नोबल लॉरिएट हो सकता है, और बल्कि नोबल प्राइज भी दे रहे हैं ये साइंस डोमेन को अगर छोड़ दें, चाहे वो नोबल पीस हो। ये सारा ये है कि एक व्यक्ति को पहले महान बनाओ, ये उसकी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, ये तो तीनों पॉलिटिकल प्राइजेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आपके इस मेथोडोलॉजी में जो बोला जाता है कि प्रतिकार करेगा कौन, वो ऐसे व्यक्ति को करना है जो ऑलरेडी अवार्डेड है, ऑलरेडी वेल रिकॉग्नाइज्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे व्यक्ति को आपको कैंपेन में आगे लाना है, ताकि लोगों में एक, मतलब भारत में यदि सचिन तेंदुलकर आ जाए बेसिकली, ठीक है, हम्म, हम्म। गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये उस मेथड का पार्ट होगा, राइट? कोई भारत रत्न आ जाए, तो अवार्ड वापसी गैंग का भी जो कुछ साल पहले जो स्टार्ट हुआ था, ये भी इसी मैनुअल का पार्ट है, कि आपको अवार्ड्स को मॉक करना है, आपको लौटाना है अवार्ड्स, आपको सिग्नेचर कैंपेन करना है, ये भी उसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है।